तुम तो दुनिया के अंदर ही जन्नत में रह रही हो यासिर। उससे गहरा सांस भरकर कहा था। वो उठकर उस तक चला आया। हाथ आगे बढ़ाकर उसकी जानिब छोटी सी बैंडेज बढ़ाई। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम्हारी गर्दन पर हल्का सा जख्म आया है। उसे समझकर बैंडेज उससे ले ली थी। चंद पल खामोशी छाई रही। कुछ लम्हात में मेरे पास डायरेक्टर साहब की कॉल आ जाएगी, जिसमें मुझसे कहेंगे कि वो मेरे साथ मजीद काम नहीं कर सकते। मुश्किल से मिला फोटोशूट का काम भी हाथ से चला जाएगा। उसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। वो चुपचाप उसका चेहरा देखे क्या। लोग कहते हैं माएँ इंसान की सहरा हुई जिंदगी में एक ठंडे साए जैसी होती हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए हमेशा तकलीफ देता सहरा क्यों साबित हुई हैं। उसे यासिर की जानिब देखा। उसके माथे पर गिरते बाल हल्के हल्के सूखने लगे थे। क्या लोग गलत कहते हैं, या मेरी ही माँ ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं लोगों की बातों के साथ रिलेट करना चाहती हूँ। मैं खुद को गलत साबित करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ। मेरी माँ ने तो मेरे पीछे लॉन शॉक्स तक को भेजने से दुरेक नहीं किया। मैं खुद को गलत कैसे साबित कर सकती हूँ। आंखों में गुलाबी सी नमी उभरने लगी थी। बचपन की हर महरूमी एक एक करके याद आती जा रही थी। मेरी माँ रवायती माँ जैसी नहीं है। वो एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची औरत है। उसकी खुदगर्जी और लालच ने मेरा बचपन तक खा लिया, और अब तक मुझे खा रही है। कुछ रिश्ते इंसान को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, किसी काबिल नहीं छोड़ते। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रिश्ता मेरे लिए मेरी माँ है। वो खामोश हो गई थी। अगले ही पल उसका फ़ोन बज उठा। उससे मुर्दा आंखों के साथ फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। कुछ पल बाद रख दिया। जैसा उसे सोचा था वही हुआ। डायरेक्टर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। उसके मुकाबिल बैठे यासिर ने उसका वुष्टा चेहरा देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। उसे सर अस्वाद में हिलाया, उठ खड़ी हुई। उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो अब सीनों के उस पार मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। फिर आगे बढ़कर लाइट जलाई। कोसी सा नरम गरम कमरा अगले ही पल रोशन हो गया। वो अंदर चली आई। फिर पलट कर उसकी जानिब देखा। बहुत खूबसूरत है। इसे ठीक करने के लिए ज़्यादा तकदो नहीं करनी पड़ी। दादा को हमेशा से लगता था कि कोई लड़की इस घर में रहने ज़रूर आएगी। वो उसकी बात पर हंस पड़ी थी। अपनी बहू के मुतल्लिक ही सोचा होगा। वैसे तुम शादी कब करोगे। फ़िलहाल नहीं कर रहा। तुम्हें कर लेनी चाहिए। एक ही कमी है तुम्हारी आइडियल जिंदगी में। वो उसकी बात पर लम्हे भर को ठहरा था। इंसानी ज़िंदगियों में कभी एक कमी नहीं होती। बहुत से हिस्से होते हैं जो खाली रह जाते हैं। उन्हें कभी कोई नहीं भर सकता। और आइडियल कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वो दरवाजे से हाथ बांध कर खड़ा था, फिर सीधा हो गया। उससे शब्द खैर कहता बाहर की जानिब बढ़ने लगा, और फिर अगले ही पल ठहर गया। इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो इस तेल में तुम। वो बाहर निकल गया। हाँ, वो मेकअप से लतीफ़ थी। सलीना की तारीफ नहीं करता था, लेकिन वो इस सेल लगी बालों वाली लड़की की तारीफ कर सकता था। वो पहले तो हैरान हुई, और फिर देर तक उसके तबसरे पर मुस्कुराती रही। हाँ, वो अब वाकई इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अगली सुबह उसकी आंख घर में होती हमा हमी से खुली थी। उसने लम्हे भर को याद करना चाहा कि वो कहाँ है। आंखें मसलने के बाद उसे याद आ गया कि वो यासिर के दादाजी के घर में सो रही थी। अगले ही पल वो एक झटके से उठ बैठी थी। पहली फुर्सत में अपने बाल धोए और फिर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। लम्हे भर को दरवाजे के पास ही ठहर गई। यासिर ट्रैक सूट में कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। दादा लाउंज में बर्जुमान मुलाजमीन को हिदायत दे रहे थे। बहुत से लोग बाहर सब्जा सार पर चांदियाँ बिछा रहे थे। सुबह के पहर वहाँ दिन का सा समा था। वो आगे बढ़ आई। दादा और यासिर ने बेहासा ही उसकी जानिब देखा। मुसीम, सलीना जी के लिए नाश्ता लगाओ। उन्होंने वहीं से बैठे बैठे हिदायत दी थी। वो शायद सुबह ही सुबह नाश्ता कर चुके थे। बेटे, आपके लिए फरजाना ने कुछ कपड़े भेजे हैं। रात के वाक़े के बाद आपको वहाँ भेजना खतरे से हाली नहीं होगा। उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराई। यासिर अब शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उससे भी फ़ोन निगाहों के सामने किया। वहाँ सायरा, यूवील और नज़र की कई कॉल्स मौजूद थीं। वो दादा के मुकाबिल रख के सोफे पर आ बैठी थी। दादा उसे नरमी से मुस्कुरा कर देख रहे थे। कुछ था उनकी नज़रों में जो उससे बेहासा निगाह उठाकर उनकी जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। अब जब तक यहाँ हो, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। कल राबिया की शादी है, फरजाना की बेटी है। आपको उस शादी में शिरकत करनी चाहिए। उनकी पेशकश पर वो चूंगी थी, फिर सीधी हो बैठी। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती? दादा ने उल्टा उससे सवाल किया तो वो ऑकवर्ड सा मुस्कुराई। मतलब मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ, और वो भी मुझे नहीं जानते। उन्होंने मुझे दावत भी नहीं दी है। मैं कैसे मुंह उठाकर शिरकत कर सकती हूँ।
कितना बुरा लगेगा ना। उसे याद आया कि उसने खानदान की किसी शादी में आज तक शिरकत नहीं की थी। उसके लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो और उसकी माँ मुकरू थी। उन्हें अपनी दावतों में शरीक करना उसके घराने के लिए अना का मसला था। लेकिन दादा ने नफ़ी में सर हिलाकर उसके हर हदशे को गोया रद्द कर दिया था। सुबह जब फरजाना आपके लिए कपड़े देने आई तो उसने आपकी दावत का भी कहा था मुझसे। उन्हें आप बहुत अच्छी लगी हैं। और इस सुबह में जाने ऐसा क्या था कि वो आसमान की जानिब देखकर ढेरों शुक्र अदा करना चाहती थी। अगले ही पल यासिर आगे बढ़ाया, उस पर एक निगाह डाली, उसके चेहरे पर फैली भरपूर मुस्कुराहट देखी। तुमने छुट्टी ली है राबिया की शादी के लिए? सरदार अब चेहरा तिरछा किए उससे पूछ रहे थे। शादी राबिया की है, मेरी नहीं। दादा ने कमाल हफकीज से पलट कर उसे देखा था। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी शादी पर भी छुट्टी ना लो। थैंक यू दादा। अच्छा हुआ आपको ये बात पहले से पता है। मैं सोच रहा था भला आपको कैसे कायल करूंगा। सलीना को बेहसाई उसके जवाब पर हंसी आई थी। सुधर जाओ यासिर। मैं ऑलरेडी बहुत सुधरा हुआ हूँ। मेरा इससे ज़्यादा सुधरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सरदार आलिम। मैं तो तुम्हारा इतना सुधरना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सलीना की हंसी उभरी तो दादा ने उसकी जानिब देखा, फिर जरा राजसारी से आगे को झुके। है ना इंतहाई खड़ूस ये। उससे एक नजर यासिर को देखा था, फिर मुस्कुराहट दबाकर सर अस्वाद में हिलाया। बहुत ज्यादा। गहरे अफसोस से कहा। मुझे तो इसकी शादी की फिक्र है। लड़कियों के साथ जितने अच्छे से ये पेश आता है ना, उसके बाद तो वो इसके साथ शादी करने पर ज़रूर ही राज़ी हो जाएंगी। और अब के उसका बुलंद सा कहका उभरा था। सरदार का अंदाज ऐसा था कि वल्ला। सोफे के पीछे खड़े यासिर ने गहरा सांस लेकर उन्हें देखा था। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको मेरी शादी की? उससे पूछ ही लिया। सरदार पीछे हो बैठे थे, फिर मजे से कहने लगे। कम से कम एक लड़की घर में आ जाएगी तो रौनक लगी रहेगी। तुम्हारे जैसे सड़ते पोते के साथ आखिर कब तक जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं? यासिर ने ऐसे गहरा सांस लिया जैसे कह रहा हो, वाह क्या कमाल मंतक है। आपकी रौनक के लिए मैं शादी कर लूँ? रहने दो। कोई लड़की राजी नहीं होगी तुमसे शादी करने पर। इतने शानदार अतवार और अंदाज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने आपको शादी करके दिखा दी फिर क्या इनाम है मेरे लिए? पहले करके दिखाओ, इनाम मैंने देना है। इससे उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर। दादा ऐसा नहीं है। हमारी एजेंसी में हासा मशहूर है ये। बहुत सी एक्ट्रेसेस इससे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहती थी, वो तो इससे ही मना कर दिया। सलीना ने दरमियान में कहा था। सरदार को लम्हे भर के लिए उस पर यकीन नहीं आया, फिर वो सीधे हो बैठे, तजस्सुस से भरी आंखों से सलीना को देखा। वाकई? इसके लिए गौर से देखो इसकी शक्ल। सलीना ने उसकी शक्ल गौर से देख ली थी। उससे उसकी शक्ल देखकर बेतरह हंसी आई थी। उसी पल दादा को बाहर से कोई बुलाने आया तो वो उठकर खड़े हुए। बेटे, आप नाश्ता करो। मैं ज़रा बाहर लोगों के साथ चंद मसाइल सुन लूँ। फारिग होकर आप भी मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वो मुस्कुराकर भाई की जानी पड़े तो यासिर ने उनके खुले से मुंह को हैरत से देखा था, लेकिन अगले ही पल चौंका। सलीना उसके बराबर खड़ी थी। क्या मैं वाकई शादी में शिरकत कर सकती हूँ? यासिर ने सर अस्वाद में हिलाया। हाँ। तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसे खानदान की शादियों में शिरकत नहीं की। अच्छा। वो अब अपने कमरे के साथ बने जिम रूम के जाने बढ़ाया था। वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। मुझे और माँ को कभी उन्होंने अपना घराना समझा ही नहीं, इसलिए कभी हमें अपनी तकरीबात में शामिल भी नहीं किया उन्होंने। तुम क्या कर रही हो? वो बोलते बोलते लम्हे भर को ठहरी थी। वो अब शीशे की दीवार के साथ खड़ा कई किलो के वजन उठा रहा था। उसे कसरती बाजू सलीना ने पहली दफ़ा देखे थे। वो पहले साहिर के बाजू पर हैरान हुई थी और अब उसके बिल्ड पर हैरान हो रही थी। एक्सरसाइज? तुम रोज़ाना कितने घंटे कसरत करते हो? उन बाजुओं को देखकर वो ये सवाल पूछ सकती थी। 2 घंटे। और उसका मुंह खुल गया था। 2 घंटे? तुम क्या जिम फ्रीक हो? मैडम, मैं बॉडीगार्ड हूँ। अगर इतने घंटे वर्जिश नहीं करूँगा तो निकाल दिया जाऊँगा। उसे कल रात उसका उन भारी भरकम लॉन शार्क्स को उठा उठाकर फेंकना याद आया था। उसे वहीं से खड़े खड़े उसका चेहरा देखा। वो इंतहाई संजीदगी से कसरत कर रहा था। कनपट्टी और पेशानी पर पसीने की कई बूंदें ढलक रही थीं। फिर एकदम ही उसका फ़ोन बजने लगा तो वो बाहर चली आई। सायरा थी दूसरी जानिब। कहाँ हो सलीम? यासिर के दादा के घर। उसके जवाब पर वो दूसरी जानिब चुप सी हो गई थी। यकीनन मामलात इतने गंभीर हुए होंगे कि उसके बॉडीगार्ड को उसे अपने दादा के घर ले जाना पड़ा। अच्छा बात सुनो, क्या तुम मुझे शादी के 2-3 जोड़े ला कर दे सकती हो दुपट्टे के साथ? लो, तुम किसके वलीमे पर जा रही हो ऐसे हालात में?
सायरा को दूसरी जानिब हैरत हुई थी। उससे गहरा सांस लेकर उसे मुख्तसर अल्फाज में हालात समझा दिए थे। फिर फ़ोन रखकर लाउंज में चली आई। वो घर ऐसा था कि वहाँ ज़रा भी अजनबियत का एहसास नहीं होता था, यूं जैसे वो हमेशा वहाँ आकर रहती हो। उसने ऐसे घर की हमेशा ख्वाहिश की थी, नरम गरम से, मोहब्बत से भरे घर की, जिसमें सियासतों और नफरत की कोई गुंजाइश बाकी ना रहती। अगले ही पल मेसम पर उसकी निगाह पड़ी। वो किचन के दरवाजे में खड़ा उसे बुलाने की तको में लगता था। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ाई थी। तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? मुझे पता नहीं था कि आपको किस नाम से बुलाना है। आप वही है ना जी, टीवी वाली बाजी? उसके हवाले पर वो बेहास से हंसी थी, फिर अस्वाद में सर हिलाया। जी, मैं वही टीवी वाली बाजी हूँ। तुम मुझे सलीना कह लो। मेसम ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो, बाजी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं जल गया? क्या हुआ? उसके तासुरात देखकर वो पूछ बैठी। बाजी, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? ओके, तो फिर सलीना बाजी कह लिया करो, इसमें क्या मसला है? और मेसम यकदम ही मुस्कुरा दिया था। अगले कई घंटों में यहाँ से तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल चुका था। वो भी सूखते बालों को खुला छोड़कर बाहर सब्ज़ार पर चली आई थी। बाहर बहुत से लोग सरदार के सामने सफ़ेद चांदनियों पर परचुमान थे और अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे, और सरदार उनकी बातों के जवाब में इंतहाई दिलचस्प जवाबात दे रहे थे। सरदार जी, मेरी बीवी कहती है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने अपना नाम तब्दील नहीं किया तो। अब आप ही बताइए कि इस उम्र में मैं अपना नाम कैसे तब्दील कर सकता हूँ? लोग अपनी बीवियों के लिए शहर तब्दील कर लेते हैं, घर बदल लेते हैं, जिंदगी तक तब्दील कर लेते हैं। तुमसे एक जरा सा नाम तब्दील नहीं हो रहा। मेवाहान में क्या खराबी है सरदार जी? उसका नाम सुनकर उससे बेतहारी हंसी आई थी। सरदार ने सर हिलाया। मेवा, जितनी जल्दी हो नाम तब्दील कर लो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने पर क्यों राजी हुई है। पीछे बैठे लोगों में से कई एक के कह के उपड़े थे। एक और देहाती आगे बढ़ा। उसका मसला सबसे ज़्यादा दिलचस्प था। सरदार जी, मेरे बेटे पे काली रानी का साया हो गया है। कहता है कि शादी करूंगा तो सिर्फ जुलेखा से, अगर नहीं तो काली रानी से उसका साया कभी नहीं टलेगा। क्या जुलेखा उससे शादी करने पर राजी है? जी सरदार जी, मेरे पुत्र का अपना ट्रैक्टर है। कोई लड़की भला उससे शादी करने पे कैसे राजी नहीं होगी? फिर क्या मसला है? ट्रैक्टर है तो कर दो शादी। काली रानी का साया अगले ही दिन टल जाएगा। वाकई? बिल्कुल। और मैं ये गांव के सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो ही आपके बच्चों पर काली रानी का साया पड़े और वो कहें कि उन्हें किसी को जुलेखा से शादी करनी है, तो आप लोगों ने देर नहीं करनी, फौरन से उन दोनों की शादी कर देनी है। वो पीछे हंस रही थी। उन देहातियों को सरदार की ट्रिक समझ नहीं आई थी, लेकिन वो समझ गई थी। उसी पल एक और बंदा अपना मसला लेकर आगे बढ़ा। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही सरदार जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपकी बेटी शादी करना चाहती है? नहीं, वो राजी नहीं होती शादी के लिए। कहती है मैंने आगे पढ़ना है। सरदार ने उसकी जानिब गहरे अफसोस से देखा था। कितने साल की है बेटी? 20 साल की। वो एक बार फिर से गहरा सांस भरकर रह गए थे। असलम, तुम्हारी बेटी की ऐसी भी कोई उम्र नहीं निकली जा रही। वो अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाओ। अगर तुम पर बोझ है तो मेरे घर भेज दो, मैं उसे पाल सकता हूँ। उसका मुस्तकबिल तबाह मत करो उजलत में। सरदार जी, हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती। खानदान वाले बातें करेंगे। कोई मेरी धी रानी को रिश्ता देने पर राजी नहीं होगा। वो सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। सरदार ने उसकी तावील पर लम्हे भर गौर से देखा था। उसकी तालीम उसे सवाल निशान साबित नहीं होने देगी असलम। वो अपना रास्ता खुद तलाश करके अपनी पहचान बनाएगी। एक वक्त बाद उसे तुम्हारे खानदान के रिश्तों और नामों की जरूरत नहीं होगी, यकीन रखो। उसे समझा बुझाकर भेजा और फिर चंद लम्हात बाद महफिल बरहास हो गई। वो पलटे तो सलीना को पीछे कुर्सी पर बैठा देखकर चौंके। वो आंखों में ढेरों अकीदत लिए उन्हें देख रही थी, फिर उन तक चली आई। यासिर बहुत लकी है दादा, उसे आप जैसे मुस्बत दादा मिले हैं। वो उसके तबसरे पर बच्चों की तरह खुश हुए थे। उस बदतमीज से पूछा जाए तो वो कभी मेरे होने पर ऐसा जवाब नहीं देगा। उसे लगेगा कि ये जवाब बहुत अजीब सा है। वो हंसी थी। सरदार और यासिर का ताल्लुक काबिल सताइश था। वो हर वक्त लड़ते रहते थे, प्रेम गेम खेलते रहते थे, लेकिन उनके दरमियान मौजूद ताल्लुक हर ताल्लुक से ज़्यादा मोतबर और गहरा था। दादा, मेरा भी एक मसला है, क्या आप उसे हल कर सकते हैं? वो अब उनके साथ अंदर बढ़ती पूछ रही थी। उन्होंने शफीक आंखों से उसकी जानिब देखा था। क्या मैं एक एक्ट्रेस होकर किसी शरीफ इंसान से शादी कर सकती हूँ? कहीं मैं उससे शादी करके उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर दूंगी ना?
वो उसके सवाल पर चंद पल उसे देखते रहे थे। दोपहर की नरम सी धूप उन दोनों पर गिर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या आप किसी तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच सकती हैं? उनके ससार पर उसका सर खुद बहुत नफी मिल गया था। बस, फिर यही आपका जवाब है बच्चे। जब आप ऐसा सोच नहीं सकती तो असल में उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करेंगी? किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। वो उनके जवाब पर उनके कदमों को देखने लगी थी। उससे स्नीकर्स पहन रखे थे। लेकिन मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है दादा, महज इसीलिए कि वो शोबिस में काम करने वाली औरत को अपने शरीक हयात बना लेते हैं। सरदार की निगाहों के सामने अपने बेटे की ज़िंदगी सबसे बड़ा सबूत थी। वो सलीना की फ़िक्र को समझते थे, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराए। ऐनक के पार से उनकी शफाफ आंखें लम्हे भर को चमकी थीं। ऐसा लगता है कि शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली औरत ने मर्द की ज़िंदगी बर्बाद की है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता है बच्चे। सिर्फ ऐसा महसूस होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की तबाही का खुद जिम्मेदार होता है और अपने अमाल के नताइज दूसरों पर डालकर खुद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। कभी गौर करना, शोबिस में काम करने वाली औरतों के साथ मसला नहीं होता, मसला उनके शोहरों के साथ होता है, जो उसे फलता फूलता नहीं देख पाते। उसके आगे से लम्हे भर के लिए धुंध सी छुट गई थी। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी का हर दिन याद था। उसने अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कुछ था कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकी थी। धूप अब उसके शहद रंग बालों पर गिरकर चमक रही थी। वो तशक्कुर से सरदार को देखने लगी थी। आप वाकई बहुत अच्छे हैं दादा। वो उसकी बात पर सर अस्वाद में हिलाने लगे थे। फिर उसके साथ बातें करते अंदर की जानिब बढ़ाए। सबसे सार पर गिरती धूप अब तक चमक रही थी। हनीफा पुलिस स्टेशन चले आए थे। लॉकअप्स में कई गिरफ्तार अफराद को रखा गया था। मुल्क के नामवर अफराद की जमानतों का सिलसिला जारी था। किसी मीडिया के बंदे को पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की नहीं दिया जा रहा था। बैरिस्टर्स, जज और कई अमरा की औलादें जुए जैसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार की गई थीं। टीवी पर उनके नामों का इश्तिहार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हनीफा आगे बढ़े तो उन्हें अगले ही पल अरमान नजर आ गया। वो उन्हें देखकर उसी तरफ आ गया था। अंकल, आपको महज 15 मिनट की मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, ठीक है ना? उसके स्वसार पर उन्होंने सरस्वात में हिलाया तो उन्हें अपने साथ लिए कई राहदारियों में आ निकला। राहदारी के एक सिरे पर एक कमरा मौजूद था। मुजरिमान और मुलजमान से प्रोसिक्यूटर्स, वकील और प्रोफाइलर्स उसी कमरे में मुलाकात किया करते थे। अरमान उन्हें दरवाजे तक छोड़कर जा चुका था। उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सफ़ेद झूलते पलक तले गुफ्ता सफ़ेद चेहरा लिए परजुमान थी। आने वाले की एक नज़र देखा और फिर साकित हो गई। हनीफा आगे बढ़ाए, फिर कुर्सी खींच बैठे। उनकी आंखें जख्मी थीं। सलीना के साथ हुए बेदर वाक़यात ने उन्हें हसास कर दिया था। मेरी बेटी को मुझसे जुदा करने के बाद ये हिफाजत की है तुमने उसकी? उसके पीछे लॉन शार्क्स को भेज दिया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि लॉन शार्क्स इंसानों का क्या हाल करते हैं। उनकी जख्मी सी आवाज़ उभरी थी। शगुफ्ता अगले ही पल बेहास सा उठ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा अब के सफ़ेद होने के साथ साथ मुर्दा महसूस हो रहा था। हथकड़ी लगे होने के बायस उसके दोनों हाथ कैद थे। मैंने मैंने लॉन शॉक्स को उसके पीछे नहीं भेजा था। हनीफा उसकी बात पर बागौर उसका चेहरा देखने लगे थे। उन्हें जैसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उसी पल मोहित ने मारिया के ऑफिस का दरवाज़ा धकेला था। वो जो शीशे की खिड़की के सामने खड़ी थी, लम्हे भर को मुड़ी। मोहित की चुपती सी बुरी आंखें उसे अपने अंदर उतरती महसूस हुई थीं। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और उसी गर्दन से थामकर दीवार से लगाया। ये क्या बकवास है? अगर तुमने उसका पता नहीं दिया था तो वो उस तक कैसे पहुंचे? वो गुर्रा कर आगे झुके थे। शगुफ्ता के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक नुचड़ गया था। वो बेयकीनी से उनके मुकाबला बैठी थी। खुदा गवाह है हनीफा, मैंने उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं दिया था। मोहित के हाथ की गिरफ्त उसकी नाजुक गर्दन पर बहुत गहरी थी। बेहासा ही उसे खांसी आई। क्यों भेजा था तुमने उन लॉन शार्क्स को उसके पीछे? उन्हें मारने का हुक्म क्यों दिया था तुमने? वो सर्द सी धीमी आवाज़ से गुर्राया था। मारिया के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। फिर वो एकदम हंसी। दोनों हाथों से मोहित की सफ़ेद उंगलियां अपने हलक से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है मोहित, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगले ही पल मोहित ने उसके गर्दन छोड़ी तो खांसी हुई आगे झुकी, फिर हंसकर सीधी हुई। नरम मिजाज रखने वाला शफीक मारे नफ्सियात माय फुट। वो एकदम आगे बढ़ी थी, फिर उसके मुकाबले आई, उसकी आंखों में झांका।
अगर इस माहिर नफ्सियात की तबाह हाल ज़हनी हालत लोगों के सामने आ गई तो जानते हो क्या करेंगे? वो सपाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। तुम्हारे साइकोपैथ होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो तुम्हारे मरीज़ों को कैसा फ़र्क पड़ेगा। बिल्ली जैसी शैतानी आंखें थी उसकी। मोहित की सफ़ेद पेशानी पर कई लकीरें उभरने लगी थी। सलीना का पीछा छोड़ दो। साबित होता है कि सिर्फ मैं ही उसके पीछे नहीं, तुम्हारे और मेरे जैसे कई लोग उसके पीछे हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसकी भी लाश बाकी एक्ट्रेसेस की तरह पंखे से झूलती हुई मिलेगी। मैं महज उस दिन के इंतजार में अब तक जिंदा हूँ। मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो और सलीना का पीछा छोड़ दो। अगली दफा सिर्फ तुम्हारी गर्दन पकड़ने पर राजी नहीं होऊंगा मैं। सलीना से पहले तुम पंखे से झूलती हुई मिलोगी, याद रखना। उसकी आंखें हर जज्बे से खाली थीं। खौफनाक आंखें, साइकोपैथ की आंखें। वो बाहर की जाने बढ़ा तो मारिया ने सर झटका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी जानिब हनीफा उस कमरे से बहुत उलझ कर बाहर निकल रहे थे। सामने ही उन्हें यासिर अपनी जानिब बढ़ता हुआ नजर आ गया था। क्या बात हुई? वो लॉन शार्क्स उसने नहीं भेजे थे। उसकी आंखें सिकुड़ी थीं। क्या मतलब? मारिया हसन उसने भेजा था उन लोगों को वहां? एक लम्हा लगा था उन्हें समझने में। ये लड़की आखिर मेरी बेटी से चाहती क्या है? उससे छो गए थे। यासिर उन्हें धीरज रखने का इशारा किया, फिर उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़ाया। सलीना कैसी है? उससे सरस्वत में हिलाया। महफूज है। जाने ये कैसी बेबसी है। मैं अपनी बेटी से बात तक नहीं कर सकता। एक दफा मिल तक नहीं सकता मैं उससे। यासिर, मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूँ। उनकी आंखों में तैरती नमी देखकर उसे नजरों का रुख बदल लिया था। अगले कई दिनों तक केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिलहाल गिरफ्तारियों की वजह से ट्रैफिक खासा बढ़ गया है। हमें एक हफ्ता इंतजार करना है। हो सकता है इससे भी ज्यादा वक्त लग जाए। उन्होंने समझकर सर हिलाया था। सलीना की फिक्र उन्हें हर आन खाई जा रही थी। शास्त्री ने उनका सुता हुआ चेहरा देखा। चीफ, उससे पुकारने पर वो उसकी जानिब देखने लगे थे। सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। और यहाँ वो लम्हे भर को ढीले पड़ गए थे। मुझे यकीन है तुम ऐसा ही करोगे। सरदार सर कैसे हैं? बेहतर हैं। आपकी बेटी के फैन हैं। फिलहाल तो होप हातर मदारत में मसरूफ होंगे। उसे दुनिया जहाँ के खाने खिलाना चाहेंगे। उसे अपनी खेतें दिखाएंगे। अपनी हर पसंदीदा किताब और शायर से मुतारिफ करवाएंगे। कम से कम एक हफ्ते के लिए मेरे कान तो सुकून से रहेंगे। वो उसकी बात पर हंस पड़े थे। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, उससे ख्वामखा ही मोहब्बत हो जाती है। उन्होंने कहा तो यासिर उन्हें बेयकीन निगाहों से देखा। ये जानते हुए भी कि आपकी बेटी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, आप मेरे सामने ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? वो हंस रहे थे। ऐसी शक्ल क्यों बनाते हो? कैसी? ऐसी मस्कीनों वाली। आगे वाले को तुम्हारी जसामत और शक्ल के दरमियान तसाद देकर हंसी आ जाती है। यहाँ वो गहरा सांस भरकर रह गया था। बस इसी तसाद के बायस किसी को समझ नहीं आता कि मुझ पर भी जुल्म किया जा सकता है। उन्होंने उसे हैरान नजरों से देखा था। तुम पर कोई जुल्म कर सकता है क्या? करते हैं कुछ लोग, आपको क्या पता। वो दोनों बातें करते अपनी अपनी कार की जानिब बढ़ रहे थे। फिर वो एजेंसी चले आए। साहिर और प्रोफाइलर्स की रिपोर्ट पढ़कर केस को जज करते रहे। रात गहरी होने लगी तो वो दोनों अपने केसेस से उठ आए। हनीफा भी उसी पहर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। जब वो पार्किंग एरिया में अपनी कार का दरवाज़ा खोलने लगे तो एकदम ठहर गए। यासिर अपनी कार उनके साथ लाकर खड़ा हो गया था। उन्होंने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। बैठे अंदर। उससे कहा तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठे। वो कार आगे बढ़ा ले गया था। कहाँ? ठीक है, मैं आपके रिश्ता छुपाने जैसे फैसले को सख्त नापसंद करता हूँ। ये भी कि मैं एजेंसी में अपनी संगदिली की वजह से मशहूर समझा जाता हूँ। ये भी कि मैं एक अदद बदलिहाज इंसान हूँ। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको आपकी बेटी से एक दफ़ा तो मिलवा सकता हूँ। उसकी तो उम्मीद पर वो लम्हा भर के लिए हैरान हुए थे। डोंट टेल मी, तुम मुझे अपने दादा के घर ले जा रहे हो? उन्होंने सवालिया साबरू उठाया था। वाह, ये तो आपको पहले से पता है। अच्छा हुआ, मेरी तवानाई बच गई। यासिर, क्या कर रहे हो ये तुम? अपने बाबा के दोस्त की थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। क्यों? क्या वही नहीं है जिन्होंने मेरी माँ के लिए इंडस्ट्री में बहुत सी राहें हमवार की थी, वो भी मेरे बाबा के कहने पर? और हनीफा मसर को इस पूरे अरसे में कभी किसी बात ने इतना हैरान नहीं किया था। वो आंखें फैलाए हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। वो असर लिए बगैर ड्राइव कर रहा था। तुम्हें कैसे? मैं जानता हूँ चीफ, मैं सब जानता हूँ। बाबा माँ को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उनके बारे में फिक्रमंद होना नहीं छोड़ सकते थे। इतने एहसानात के बाद इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ।
गो कि मैं आपके बहुत से फैसलों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और यहाँ वो बेबसी से हंस रहे थे। यासिर का तरीका उन्हें कभी समझ नहीं आया था। वो जुल्म करता था या जुल्म से बचाता था, वो उसके अंदाज को समझ नहीं पाते थे।